के जो वीडियो की शुरुआत हम एक दुखद समाचार से कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में भारत के विभिन्न जो राज्य हैं उन वहाँ से लगभग 2000 सैलानी वो घूमने गए हुए थे। और क्या अब किस्मत के खेल देखो कि क्या है कि वो क्या सोच के गए होंगे, क्या उनका तसव्वुर रहा होगा कि खूबसूरत कश्मीर को देखें, लेकिन वहाँ पर इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है कि उन 2000 में से 26 लोगों को आतंकवादी जो लोग हैं 5-7 जो भी आए थे उन्होंने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। वो निर्दोष लोग, उनका क्या कसूर था, ना वो राजनीति में और ना ही किसी ना 3 में ना 13 में। और ऐसी जो हत्याएं, ये सवाल ये है कि ये पहली घटना नहीं है। ये 26 लोग नहीं, इससे पहले भी बहुत मरे, 33 भी मरे। पुलवामा का अटैक अगर याद करो तो 40 लोग, वो सारे आर्म फोर्सेस के थे। इससे बहुत सारे लंबा इतिहास है, हम उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम संवेदना व्यक्त करते हैं उन लोगों, उन परिवारों के प्रति जिनके लोग चले गए, और उन आत्माओं के प्रति जो दिवंगत आत्माएं जो आज दुनिया में नहीं हैं। जो दुख होता है कि बहुत नौजवान लोग हैं निर्दोष मारे गए। और ये पहली घटना नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, और पहले कोई ऐसा वो नहीं। हर एक जगह दंगे फसाद जो कुछ भी होता है वहाँ पे आमतौर पे निर्दोष मारे जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। और हम तो इस दुखद समाचार में सबसे पहले तो इस भाग में, पहले अपने वीडियो के इस भाग में बड़े भावपूर्ण रूप से उनके परिवारों को भी और दिवंगत आत्मा को के प्रति भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये हमारी जो है संवेदना है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। राजनीति को समझना इतना आसान नहीं और इसे करना तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है जी। अब जैसे हो रही है देश में राजनीति वो सब जानते हैं, हम इसी पे ही बात करना चाहेंगे। मेरे पास एक किताब है इंडियन एथॉस इन मैनेजमेंट, और उसमें उसके अवलोकन में ये लिखी गई है विश्वनाथ घोष के द्वारा। और उसके रिव्यू में उन्होंने कोट किया है स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब। तो वो लिखते हैं कि द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयीज कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन in order to restore ethics cannot become a reality unless we work with foundation of human value। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर बात करते हैं, यानी करप्शन को लेकर उन्होंने अपनी जीरो टॉलरेंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि लेकिन संभव कैसे है कि जब तक हम जो एथिक्स, नैतिकता को संचय नहीं करते और जो मानवीय मूल्य हैं उनको आधार नहीं मानते। तो कुछ मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, इसका जो तर्जुमा करेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ना तो आज मानवीय मूल्यों की हम कदर कर रहे हैं और ना ही नैतिकता की, दोनों ही बातें। रही करप्शन की बात है, ये खुलेआम हो रही है, जो मर्जी कर लो। हालांकि 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट चली थी और उसमें एक तो पार्टी आम आदमी पैदा हुई और दूसरा फिर बीजेपी को पूरा मौका मिला कि उसने सरकार बनाई और खूब क्रिटिसाइज़ किया कांग्रेस को कि भाई करप्शन। अब सवाल ये है कि मेरा पहला सवाल आज के वीडियो का यही है कि आज करप्शन नहीं है देश में? क्या बीजेपी सरकार की जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति? ठीक है जी, समझ लेना सारी बातें, क्योंकि बहुत से वीडियो बनते हैं, डेली बनते हैं, रोज़ बनते हैं। किस तरह की करप्शन है वो सब आप जानते हैं, लेकिन सवाल मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आज क्या करप्शन है या नहीं है अपने आप पे, हाँ या ना में कभी हो तो इस डिस्क्रिप्शन में मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप दे सकते हो। ठीक है जी। अब दूसरा, अब अगर एक किताब है द पॉलिटिक्स, ये अरिस्टोटल की लिखी हुई है, बहुत मशहूर किताब है, सभी जानते हैं, वर्ल्ड फेमस किताब है। तो उसमें उन्होंने बात की इसके राजनीति किसे कहते हैं। राजनीति में उन्होंने ग्रीक को हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने एक सर्वे किया था, उसके विश्लेषण करके उन्होंने दर्शाया कि राजनीतिक सिद्धांत और जो प्रयोग दोनों हैं इसको समझना होगा। और एक आदर्श राज्य के लिए जो सबसे ज़रूरी क्या है, सभी क्षेत्रों की जो ज्ञान है, नॉलेज है, जानकारी है, वो गहरी नॉलेज रखनी चाहिए, उस पर पकड़ होनी चाहिए। और वहीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी उसकी मजबूत, उसके बारे में जो जानकारी है वो मजबूत होनी चाहिए। तो हमारे देश में राजनीतिक पृष्ठभूमि कितनी मजबूत है हमारे नेताओं की, लोगों की, और उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। हाल ही की बात है कि राणा सांगा और औरंगजेब को लेकर क्या हाल हुआ। सवाल ये है कि जिन लोगों ने अपना रिएक्शन दिखाया कि कहाँ 300-350 साल पहले औरंगजेब दफन हो चुके हैं, उनके कब्र खोद कर दुश्मनी, या मैं दुश्मनी तो शब्द नहीं अच्छा, दुश्मनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनसे अगर आप किसी तरह का रिवेंज या बदला निकालना चाहो तो ये कौन निकालेगा, किस तरह से होगा ये संभव? अरे भाई, इतिहास पढ़ो, पता चल जाएगा कि जो हिंदू राजा हैं वो कैसे कैसे क्रूर रहे हैं। इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, मेरे पास है किताब सारी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं इस पर भी आपको जानकारी साझा करूँगा कि कैसे कैसे हुआ था। तो
खैर एक बात तो ये रही, तो वो बात आ रही है कि जो अरिस्टोटल कह रहे हैं कि जो इतिहास है उस पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। ठीक है जी। और एक और है हमारे पास, लाल बहादुर वर्मा जी हैं, उनकी एक किताब इतिहास के बारे में मेरे पास वो किताब है। उन्होंने कहा था कि जो कुल समाज का अनुभव और पूरे विश्व की जो सार है नॉलेज का, वो इतिहास कहलाता है। ठीक है जी। पूरे विश्व की बात हो रही है, क्योंकि वो जो महसूस करते हैं, जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो सारा जाके वो सारा इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी। इतिहास के ऊपर ही सिर्फ। और हमारे यहाँ पर देश में हो क्या रहा है, इतिहास की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और किस तरह से इतिहास को लेकर भावुक हो उठते हैं। भैया थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लो। बहुत तरह के लेखक हैं, बहुतों ने लिखा है, आप दोनों को पढ़ो। फिर मेरे पास भी है, मैं इन राजपूताना पे ही मेरे पास 3-4 किताबें हैं जो हिंदू जो लेखक हैं उन्होंने भी लिखी है। ठीक है जी। करेंगे बात, अब सारी बातें बहुत सारी एक उसमें हो नहीं सकती, लेकिन अब जो देश का अब जो हाल ही में जो जिस तरह से जुडिशरी को लेकर बवाल मच रहा है, अब आप ये देखिए कि पहले पत्रकारिता को कमज़ोर कर दिया गया। ठीक है जी। वो जैसे भी मैनेज की गई वो हो चुकी है। गोदी मीडिया और दूसरा मीडिया बट गया। अब तो सवाल पूछने पे बहुत दिक्कत आ जाती है सरकार को। ठीक है। वो पूछ नहीं सकते, उस पर तो समझ लीजिए बहुत बवाल खड़ा हो सकता है कि सही सवाल। देश के जो ओरिजिनल जो जिसे कहते हैं गंभीर मुद्दे हैं, ओरिजिनल का मतलब ये है कि जो गंभीर मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर चर्चा नहीं है। ठीक है जी। इसकी कोई जानकारी भी सही से नहीं है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से अभी निशिकांत दुबे साहब, ठीक है जी, ये दिया हुआ है आज, ये 20 तारीख की मेरे पास 21 अप्रैल की किताब है, अपोजिशन दुबे शर्मा रिमार्क्स ऑन जुडिशरी अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। संविधान पर जिस तरह से निशिकांत दुबे और इन्होंने अटैक किया, क्या कहते हैं वो, उससे पहले धनखड़ साहब का भी मैं अभी जिक्र करूंगा। तो निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि संजीव खन्ना जी जो हमारे CJI साहब हैं इस टाइम मौजूदा, तो मई में शायद वो मतलब 13 मई तक 13-14 मई उन्होंने रिटायर भी होना है। ये CJI जो हमारे खन्ना साहब हैं, ये देश में हर प्रकार की जो सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार, ये निशिकांत दुबे जी ने, अखबार में छपा हुआ है। मैं उसके बिना पे कह रहा हूँ, मेरा कोई कथन नहीं है, ये अखबार में छपा है। ठीक है जी। अब इनके बचाव में उतरे हैं दिनेश शर्मा जी। ये जब योगी जी का पहला शासनकाल था उसमें ये उप मुख्यमंत्री रहे, तो ये उनके बचाव में उतरे हुए। अब हमारे जो उपराष्ट्रपति साहब हैं जगदीप धनखड़ साहब, अब ये उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को भी निंदा की जिसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। ये हमारे धनखड़ साहब का अभी हाल ही का वक्तव्य है कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि जिसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधायकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित की है सुप्रीम कोर्ट ने। भाई नो वन इज़ अबव लॉ, ये सीधा सीधा कथन है। लोग कहते हैं, हम भी उन्होंने भी सुना होगा, सभी ने सुना होगा, जो कानून से ऊपर कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जी हों या जैसे भी, वो देश के पहले प्रथम व्यक्ति तो हैं, मानते हैं, उपराष्ट्रपति द्वितीय हैं, ये मानते हैं, लेकिन कानून के दायरे में तो सभी आते हैं। संविधान इजाज़त देता है किसी को इस तरह से भी वो मनमानी कर सके, नहीं देता। तो जो 142 है वो क्या कहता है, which grants plenary power to the Supreme Court for enforcement of its decree and orders। तो धनखड़ साहब ने 142 आर्टिकल का जो संविधान में है उसमें उनका जिक्र किया है। तो हम आप पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 142 कहता क्या है। ठीक है जी। तो मेरे पास ये किताब है, द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये शुभानी किंकर चौबे की लिखी हुई है। मैं यहाँ इसकी मदद से आपको बताता हूँ कि 142, इसके बाद 143 भी है, वो भी क्या कहता है, तो मैं वो आपसे जानकारी साझा करना चाहूँगा। समझना चाहेंगे कि 142 क्या कहता है। आर्टिकल 142 which grants plenary power to the Supreme Court for enforcement of its decree and orders as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। तो आइए समझते हैं कि आर्टिकल 142 which grants plenary powers to the Supreme Court for enforcement of its decrees and orders as is necessary for
doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made is enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or order any law made by Parliament, and until provision in that behalf is so made in such manner as the President may be order prescribed. तो ये बयान है 142 का। इसके बाद 143 भी है। अंडर आर्टिकल 143 द प्रेसिडेंट may consult the Supreme Court on any question of law or fact. There is, as already mentioned, no binding force of such advice as far as the President is concerned, though it has some moral force paradoxically enabling the Union government to pass some of its political responsibilities. तो ये 142 और 43 का खुलासा है। अब सवाल ये है कि जो कुल मिला के बात आती है सामने, और वो ये सामने आ रही है कि किस तरह से, देखिए, जो संस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं लोकतंत्र की, तो इससे ये दर्शाता है कि लोकतंत्र और संविधान दोनों ही कहीं ना कहीं हिचकोले खा रहा है, और इसको बचाने के लिए आज ज़रूरत है, समझे जी, संविधान को धीरे धीरे करके अपने मनमाने ढंग से जिस तरह से मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अब जो कोलकाता में दंगा हुआ वो वक्फ बोर्ड को लेकर हुआ है, ठीक है जी, और वक्फ बोर्ड पर जिस तरह के जो रिएक्शन आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने जो अभी फ़िलहाल आप कह सकते हैं कि सुनवाई जो चल रही है उसके ऊपर अभी पूरा कोई ऐसा निर्णय तो नहीं आया, लेकिन जो रोक लगी है उससे ये जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की सहमति नहीं है जिस तरह का ये लॉ बना है। तो ये सब सिद्ध होते यहाँ से जो वर्तमान सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं इसमें कह सकते हो कि अपनी नाराज़गी दर्शाने पे सामने आ रही है उसकी नाराज़गी। तो इसी तरह ये देखिए, ये सब संविधान अगर बचता है तो सभी को, जो मैंने आपको बताया कि 3 जो इनके जो संविधान के अनुसार जो शक्तियां हैं वो बढ़ती हैं। मूलतः 3 स्तंभ है। चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकारिता अनरिटन है। 3 स्तंभ में जो है संवैधानिक शक्तियां बटी हुई हैं। उसमें जो लॉ मेकर हैं वो भी हैं, जुडिशरी भी है, और जो लॉ को एनफोर्स करते हैं वो भी है। तो कहने का मतलब है, तो ये सारी जो शक्तियां, इनको अगर ये संतुलन, चेक एंड बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर आप समझते हैं कि देश में क्या हो सकता है। जब चेक एंड बैलेंसेस को ही देखना समझना, इसके लिए तीनों जो शक्तियां हैं, ये जो स्तंभ है, इनको देखना समझना होगा कि लोकतंत्र और संविधान बचाया जाए। ये सब एक सामूहिक दायित्व है, ये किसी एक का काम नहीं है। विपक्ष भी अकेला कुछ नहीं कर रही, लोगों को सामने समझना होगा